हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर राष्ट्रभक्ति महायज्ञ का आयोजन। सीएम धामी ने शिरकत कर श्रद्धानंद को दी श्रद्धांजलि। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। 25 दिसंबर को अटल वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी प्रदेश भर में करेगी कार्यक्रम। हर बूथ पर होगा गोष्ठी का आयोजन। वाजपेयी की कविताओं का भी होगा वाचन। निकाय चुनाव को लेकर जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी बीजेपी। 25-26 दिसंबर को महेंद्र भट्ट करेंगे नामों के पैनल पर मंथन। सर्वे एजेंसी परखेंगी उम्मीदवारों की योग्यता। मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर परिवहन विभाग सख्त। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। कई लोगों को दी चेतावनी। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार के कागड़ी ग्राम में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महायज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि भी दी है। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी जैसे शैक्षणिक संस्थान की नींव रखी थी, जिसकी वजह से ये स्थान पूरे विश्व में शिक्षा और सनातन का प्रसार कर रहा है। सीएम ने कहा है कि ऐसे संस्थानों का उत्थान होना चाहिए जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। इसी धरती पर पूज्य स्वामी जी ने गुरुकुल रूपी बीज रोपित किया था, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को वैदिक शिक्षा का प्रकाश देने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। और सच में इस प्रांगण में आना, ये हम सब लोग, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये माध्यम जरूर हमारा विश्वविद्यालय के हमारे आयोजक मंडल बने, हमारे प्रोफेसर सत्यपाल जी बने, उनकी पूरी टीम बनी है, लेकिन सच मानिए कि वही व्यक्ति इस तपोभूमि पर आ सकता है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों का, मुनियों का यहाँ पर जो है, जिनके ऊपर आशीर्वाद हो। उन्हीं के कारण से हम यहाँ पहुंचे हैं। अन्यथा कोई न कोई माध्यम ऐसा बन जाता कि उसमें व्यवधान आ जाता, हम भी यहाँ आने से वंचित हो जाते। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ से मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी सेना की सेवा प्रारंभ की थी और मेरा बाल्यकाल वहां पर बीता। कुछ एक साल मैंने वहां शिक्षा अध्ययन किया और वहां पर एक कार्यक्रम था जो पहले से निर्धारित हो गया था, लेकिन बीच में प्रोफेसर सत्यपाल जी का आदेश हुआ और जैसा आदरणीय CR पाटिल जी ने कहा कि केवल सूचना नहीं दी, उन्होंने मुझे भी आदेश ही किया कि नहीं, आपको अवश्य इसमें रहना है। तो मैंने कहा आप 3 दिन पहले बता रहे हैं और एक कार्यक्रम बहुत पहले हो गया है। मैंने कहा मैं इसके लिए वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वहां के आयोजकों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम है और उसमें रहना मुझे बहुत जरूरी है, इसमें जरूर मुझे सम्मिलित होना है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को 2 घंटे और आगे कर दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं
आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म में उल्लेखित जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और उस पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है। और पूरी दुनिया आज भारत के हर उस बात को जो दुनिया के हित में, जो मानवता के हित में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसको उद्धृत किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको अपना रही है। ये हम सब लोगों ने देखा कोरोना के समय में 100 से भी अधिक देशों को हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया था। योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, अनेक छोटे देशों को आर्थिक सहायता देनी हो, उनके यहाँ किसी आपदा के समय में भारत के तंत्र के द्वारा मदद पहुंचानी हो, आदरणीय मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लगातार इस दिशा में उनके प्रयास जारी हैं और आज उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सनातन संस्कृति के उन्नयन के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार संकल्पित होकर काम कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। उसके लिए चाहे आज हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, या मानसखंड मंदिर माला मिशन हो, इसके अंतर्गत हमारे सभी पौराणिक मंदिर, देव स्थान, उन सभी का नवनिर्माण किया जा रहा है, उन सभी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है और प्रत्येक स्तर पर जो हमारी धरोहर है उनको विरासत के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे धर्म से जुड़े हुए, वेद से जुड़े हुए तमाम हमारे शिक्षाविद, विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हाल ही में हमारी सरकार ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें अनेक प्रकार से शोध के कार्य होंगे, अनुसंधान के काम होंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध के कार्य के साथ अन्य कार्य, नवाचार के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये पठन पाठन का वो मार्ग है जिसमें पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपनाने पर, उन्होंने इसे अपनाने पर, इसे आगे बढ़ाने पर, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, उस पर हमेशा उन्होंने बल दिया था। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के संवर्धन एवं वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने में अवश्य सफल होंगे। भारतीयों के लिए, वेद भारत के लिए, ऐसी उन्होंने उद्घोषणा उस समय की कि जब लोग डरते थे, शासन की तो बात छोड़िए, लोग स्वतंत्रता की तो बात छोड़िए, स्वशासन की भी बात नहीं करते थे। ऐसे समय में एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसे क्रांतिकारी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस देश के लिए, कि भारत भारतीयों के लिए है, वेद भारत के लिए है, ये आह्वान जिन्होंने किया, उनकी तपस्थली में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं अपने मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जाना है, सभी लोग व्यस्त हैं और मुझे भी जाना है, मुझको भी जाना है। इसलिए मैं एक बार आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस ठंड के मौसम में, जो आज तो विशेष ठंड शुरुआत हो गई है, तो आप सब लोग यहाँ पर इस मौसम में यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मकर संक्रांति आने वाली है, अभी निश्चित रूप से ऊर्जा का नया संचार मकर संक्रांति से होता है, तो हम सब लोग, आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। बहुत उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए पिछले हफ्ते आरक्षणवार सीटें घोषित की गई थी। इसके बाद एक हफ्ते का वक्त आम जनता से अपनी आपत्तियां जाहिर करने के लिए भी मांगा गया था।
इस एक हफ्ते में लगभग 1000 से ज़्यादा आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी आपत्ति दर्ज की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पहली आरक्षण की सूची जो जारी हुई थी उसे कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी की लहर है और नगर निगम और पंचायतों में बीजेपी की ही जीत होगी। देखिए, जो पहले आरक्षण की सूची जारी हुई थी, हमारा कार्यकर्ता ने इस आरक्षण को भी सहज सूचना स्वीकार किया कि जो हमने परिषद को नहीं दी उसी आरक्षण का आधार दी। क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था है, संविधान की प्रक्रिया में है, आपत्तियां मांगी जाती हैं। जैसे हमने जानकारी लगभग 1000 आपत्तियां पूरे प्रदेश के अंदर निर्णय माध्यम से लगी। उन आपत्तियों का निस्तारण करना भी एक उत्तरदायित्व आयोग का रहता है और नगर विकास मंत्रालय और राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा करने के बाद अब जो भी आरक्षण आएगा हमारे खाते में आरक्षण के भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्याशी के नाम है और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि लहर के रूप में हम सबके सब निगम और सारी पंचायतें इस बार जीतने वाले हैं और उसके लिए हमने जो फील्ड वर्क तैयार किया है और एक एक कार्यकर्ता की मनस्थिति को समझा है। एक एक कार्यकर्ता से पहली बार हमने इस पूरे चुनाव को में उनकी राय को भी एक आधार बनाया है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार देर रात तक कर दिया गया है। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भी भेज दी है। दोनों रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद आयोग चुनाव का कार्यक्रम तैयार करके शासन के संज्ञान के लिए भेजेगा और फिर हरी झंडी मिलते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। माना जा रहा है कि इस हफ्ते में प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। देखिए, जो आरक्षण की 7 दिन का समय हमने दिया था, उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया है और अंतिम सूची आज प्रकाशित करने जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद यानी कि किसी भी क्षण हम चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। यानी कि अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं और अब सिर्फ एक ही विषय बचता है कि जो भी हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं आए चुनाव लड़ें और बहुत जल्द हम अपने नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, नगर पंचायतों में हमारा जनप्रतिनिधि उसमें अगले। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तराखंड बीजेपी 25 दिसंबर को पूरे राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत हर एक बूथ पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का भी वाचन किया जाएगा। भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा। देहरादून में नगर आयुक्त की कमान संभालने के बाद नमामि बंसल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। उन्होंने बताया है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई योजनाएं और सुविधाएं नगर निगम की तरफ से जन सामान्य को दी जाती हैं। साथ ही उन योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए बेहतर कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि स्वच्छता और लाइटिंग पर विशेष जोर देने के बाद जागरूकता की कोशिश भी की जाएगी।
विभिन्न योजनाएं हैं और जो सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी जाती हैं जन सामान्य को, उनके और बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए जाएंगे। विशेष तौर पर स्वच्छता, जो लाइटिंग का हमारा है काम, उसको लेकर के विशेष जोर देने का प्लान है। और साथ ही साथ स्वच्छता में हमारे जो विभिन्न वार्ड हैं वो बटे हुए हैं, उनमें जो अभी समस्याएं आ रही हैं उनका सकारात्मक समाधान हो सके, इसका प्रयास किया जाएगा। जन जागरूकता और जो हमारी टीम है उनको और सुदृढ़ करते हुए और स्वच्छ और जागरूक। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं परिवहन विभाग ने आज नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के चालान किए, जबकि कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं आरटीओ राजेंद्र विटारिया ने बताया है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और परिवहन विभाग ये अभियान जारी रखेगा। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जो है कैमल बैक रोड पे जो है नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होने की शिकायतें मिल रही थी। इस कारण जो है परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो है हम लोग जो भी यहाँ पर वाहन नो पार्किंग जोन में खड़े हैं, जो रास्ता जाम कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है सीज किया जा रहा है। ये कार्रवाई जो है अब लगातार चली रही है। अभी इससे पहले भी हमने इसी प्रकार के जो अभियान है वो पिक्चर बेस में चलाया था, आज कैमल बैक, और अभी जो है ये शहर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर जाम की स्थिति लगती है वहाँ पर जो है। नरेंद्र नगर के डोबरी न्याय पंचायत की 10 ग्राम पंचायतें बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। पानी न मिलने के चलते विरोध भी ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब प्रदर्शन तेजी के साथ किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के हंगामे के बाद जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जहां अधिकारियों के ग्रामीणों के साथ लिखित समझौता भी किया गया है। बता दें कि इस समझौते में मार्च 2025 तक जल जीवन मिशन के बचे हुए काम के साथ साथ जल वितरण प्रणाली भी शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया है, उससे पहले और उसके बाद भी आज भी वही समस्या जस की तस बनी है। माँ गंगा हमारे बगल से बह रही है, हमारे पहाड़ों से निकल रही है, पर फिर भी हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा। पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रशासन वाले आज हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। यदि ये हमको ठोस अल्टीमेटम नहीं देते हैं, एक ठोस अवधि नहीं देते हैं जिसमें हमारे कामों को पूरा किया जाएगा, हर घर जल मिशन के लिए एक टाइम जो है वो नहीं दिया जाएगा अगर हमको, तो और उस टाइम लाइन में अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आगे हमको भूख हड़ताल भी करना पड़े तो हम भूख हड़ताल। जो अभी जल निगम कह रहा है कि हम मार्च तक पूरा जो है पानी पहुंचा देंगे और तब तक जो है ये जल निगम अपनी सुचारू रूप से जो है व्यवस्था बना के रखेगा। लेकिन हमने इनसे भी पूछा है पूरा कि आप वो बात यहाँ पर करिएगा जो आप कर सकते हैं, नहीं तो जो आज ये समय सीमा इनको दी। भागीरथी जो ये बिलंगम नदी है वहाँ से पानी शुरू होना है। इंटेक वेल अभी तक जो है अक्टूबर तक पानी में जलमग्न था, नदी के पानी में। उसके बाद जैसे अक्टूबर में पानी का लेवल नीचे हुआ उसके बाद हमने वहाँ पर काम शुरू कर दिया है। राइजिंग मेन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, टॉप CWR भी बना हुआ है चमराड़ा देवी में, और WTP का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो उसमें भी हमारा 80% काम पूरा हो चुका है। हम पूरा प्रयास करेंगे, संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है इसमें कार्य और प्रगति लाएं कार्य करने में और शीघ्र जलापूर्ति हो सके। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत कई इलाकों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर पेयजल पर काम तो किया गया, लेकिन कहीं अब उसी योजना में धांधली की खबर ने अधिकारियों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। मामला हाई कोर्ट में है और इधर जांच में अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। चमोली के थराली में अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली जिले के विकासखंड थराली और देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में हुई भारी अनियमितताओं को लेकर जांच समिति को 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की 88 योजनाओं की जांच 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश के साथ ही सुनला पेयजल योजना में गड़बड़ी के मामले में जल निगम और जिला पंचायत के अवर अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
जनहित याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने जो है अपने आदेश में उनको 8 हफ्ते का टाइम दिया है। 8 हफ्ते में ये जांच करके देंगे। यदि आप 8 हफ्ते में जांच समिति जो डीएम द्वारा समित जांच समिति है, पूर्व समिति जो है, अगर 8 हफ्ते में जांच समिति जांच करके नहीं देगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट ऑर्डर में है माननीय उच्च न्यायालय के। 88 योजनाओं में से एक सुनला में जल जीवन मिशन की जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी चमोली को सौंपी गई है, जिसमें कहा गया है कि 4026 मीटर पाइपलाइन में सिर्फ 2653 मीटर पाइपलाइन ही धरातल पर मिली है। जांच में पाइपलाइन कुल 1373 मीटर कम पाई गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना थराली में आवेदन दिया था, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ, लिहाजा कोर्ट जाना पड़ा। और रही सुनला की जांच, सुनला पेयजल योजना में जांच समिति ने जांच की थी। जांच में जो है 1400 मीटर पाइपलाइन कम पाई गई थी, जिसमें जांच रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी चमोली को भेज दी गई थी जांच समिति द्वारा। उसमें डीएम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद मैंने धारा 156(3) में माननीय न्यायालय का रुख किया था। तो शुक्रवार को माननीय न्यायालय ने जो है उसमें एफआईआर के ऑर्डर दिए। तो कल विधिवत जो है अभियुक्त के रूप में उनकी एफआईआर हो गई है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मैजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौर को आदेश जारी करते हुए थाना थराली को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद 22 दिसंबर को थाना अध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 338 और 340 के तहत जल जीवन के अवर अभियंता हेमंत कुमार और जिला पंचायत के अवर अभियंता कुलदीप नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर जो जल निगम का जेई है जिसका नाम हेमंत कुमार है और जिला पंचायत का जेई है वो कुलदीप उनका नाम है, और उसके साथ उनके सह अपराधी के रूप में है उनका ई है, जल निगम का ई है और जिला पंचायत का ई है और जिला पंचायत का एक्शन है और जल निगम का एक्शन है और संबंधित ठेकेदार। सिर्फ एक ही की जांच हुई थी जिसमें वो दोषी पाया गया, उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। बाकी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में 88 पेयजल योजनाओं की शीघ्र जांच करने के ऑर्डर दे दिए हैं, जो 8 हफ्ते में पूरा करना है। 88 योजनाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं और उन्हीं 88 में एक मामले की जांच की गई तो 2 अभियंताओं पर मामला दर्ज किया गया। जाहिर है कि अन्य मामलों में भी अगर सही से जांच की गई तो इसमें बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है, लेकिन क्या संभव है सभी मामलों की सही से जांच होगी, बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।